नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है टिड्डी, जिसके लेखक हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि काश्तकार डटकर टिड्डी दल का मुकाबला कर रहे हैं। हवाई जहाज़ों से टिड्डी के दलों पर जहरीली गैस का हमला किया जा रहा है। अपनी अपनी खेतियों को इस दुश्मन से बचाने के लिए काश्तकार हर मुमकिन तदबीर कर रहे हैं। ढोल बजाकर टीन के कनस्तरों को पीट पीट कर टिड्डी दल को भगाया जा रहा है। लाठियों से, डंडों से और झाड़ियों से टिड्डी फौज का कलम कुआं किया जा रहा है। बहुत जल्द उम्मीद की जाती है कि करोड़ों टिड्डियों में से एक टिड्डी भी जिंदा न बचेगी। खेत में गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी और रामू के मन में आशा की फुलवारी लहरा रही थी। देखने में एक छोटा सा खेत था। उसमें जो फसल खड़ी थी उसमें कटाई छटाई के बाद मुश्किल से 50 मन गेहूं के दाने निकलेंगे। रामू ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। मंडी में गेहूं का भाव था 15 रुपये फी मन। कुल फसल के हुए 750 रुपये। कोई ख़जाना उसके घर में नहीं आने वाला था, मगर फिर भी पकी हुई गेहूं की बालियों को देख देख कर रामू फूला नहीं समा रहा था। शाम के सूरज की रोशनी में खेती जगमगा रही थी, जैसे वो सोनामल सुनार की दुकान हो, जहां सोने चांदी के जेवर हमेशा शीशे की अलमारियों में सजे रहते हैं, और जहां से इस बरस की फसल का सौदा करते ही रामू लाजो के लिए एक चांदी की हंसली लाने वाला था। और ये सोचते ही रामू की नज़रों में गेहूं की तमाम बालियां सिमटकर एक चमकती हुई हंसली बन गई, और उस हंसली में उसकी लाजो की लंबी पतली गर्दन थी और उसका पके गेहूं की तरह दमकता हुआ चेहरा था। लाजो उसकी बीवी, उसके 2 बच्चों की माँ। 6 बरस हुए जब वो उसे मुकलवा करके घर लाया था, और पहली बार घूंघट उठाकर उसका मुंह देखा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे सचमुच लक्ष्मी उसके घर आ गई हो। इतनी सुंदर बहू तो उनके सारे गांव में एक भी नहीं थी। कितने ही दिन वो तो खेत पर भी नहीं गया था, बस हर वक्त बैठा लाजो को घूरता रहता था। यहाँ तक कि माँ को उसे धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा। अरे बेशरम, गांव वाले क्या कहेंगे, अभी से जोरू का गुलाम हो गया। 6 बरस से रामू हर फसल पर लाजो के लिए हंसली बनवाने का प्रोग्राम बनाता था, मगर हर बार उसका ये मंसूबा मिट्टी में मिल जाता था या पानी में डूब जाता था। एक बार बारिश इतनी हुई और ऐसे गैर वक्त हुई कि आधी पकी हुई फसल तबाह हो गई। अगले बरस सूखा पड़ा और खेतियां जल गई। तीसरे बरस बाढ़ आ गई और फसलें पानी में डूब गई। चौथे बरस गेहूं को घुन खा गई, और 5वें बरस ऐसा जबरदस्त पाला पड़ा कि फसल ठिठुर कर रह गई। छठे बरस ऐसी तेज आंधियां चली कि पकी पकाई फसल को तबाह कर दिया। मगर इस बरस भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक था। नई नहर से उनको पानी भी काफ़ी मिला था। सरकार के महकमा ए ज़राअत से खाद भी मिली थी, और फसल को खाने वाले कीड़ों को मारने की दवा भी मिली थी। बारिश न कम हुई थी न ज़्यादा। इस बरस रामू को ऐसा लगता था कि उसकी लाजो के नाजुक गले में वो चांदी की हंसली ज़रूर जगमगाएगी, जो कब से सोनामल की शीशे की अलमारी में उस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी। अपने खेत में खड़ा खड़ा रामू सोच रहा था कि अब एक आध दिन में कटाई शुरू कर ही देनी चाहिए। इतने में उसने धूप में जगमगाते हुए खेत पर एक साया पड़ता हुआ देखा, और न जाने क्यों दफअतन उसका दिल खौफ से भर गया। नज़र उठाकर देखा तो आकाश पर पश्चिम की तरफ से आता हुआ एक बादल दिखाई दिया। उसने सोचा, ये बेवक्त की बरखा कैसी, इन दिनों में तो कभी बादल नहीं देखे। उसके बराबर के खेत में उसका पड़ोसी गंगवा भी यही सोच रहा था। अरे रामू, इस बरस बेवक्त की बरखा होने वाली है क्या? यही मैं सोच रहा हूँ भैया। और अभी वो कुछ और न कह पाया था कि बादल, जो बड़ी गैर मामूली रफ्तार से उड़ रहा था, अब उनके सर पर ही आ गया, और बरखा की पहली बूंद
रामू की नाक पर से फिसलती हुई गेहूं की एक पकी हुई बाली पर गिरी, मगर ये बूंद पानी की नहीं थी। वो बूंद ही नहीं थी, एक जहरीला भूखा कीड़ा था जो देखते ही देखते गेहूं के कितने ही दाने चट कर गया। रामू चिल्लाया, टिड्डी। गंगुआ चिल्लाया, टिड्डी। आसपास के खेतों से आवाज़ें आई, टिड्डी टिड्डी। इससे पहले भी ये आसमानी मुसीबत उनके खेतों पर नाजिल हुई थी। उन्होंने मंदिरों में घंटे बजाए थे और मस्जिदों में दुआएं मांगी थी, खेतों में खड़े होकर शोर मचाया था, मगर वो टिड्डी की यलगार को न रोक सके थे और देखते ही देखते उनकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी और वो ज़मींदार और साहूकार से गिड़गिड़ाकर मदद मांगने पर मजबूर हो गए थे। मगर इस बार वो बदल चुके थे, उनका मुल्क और उनके खेत बदल चुके थे। ज़मींदारी ख़त्म हो चुकी थी, अब काश्तकारों के अपने खेत थे, उनकी अपनी सरकार थी जो ऐसे मौके पर उनकी सहायता के लिए तैयार थी। सो इस बार सिर्फ चंद बड़े बूढ़ों ने ही मंदिर में घंटे बजाकर भगवान से फरियाद की। बाकी जितने काश्तकार थे सब अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को दुश्मन से बचाने के लिए तैयार हो गए। पहले सैकड़ों ढोल और टीन के कनस्तर पीट पीट कर टिड्डी को डराया और भगाया गया, फिर भी दुश्मन पसपा न हुआ तो किसानों की फौज लाठियां और डंडे ले लेकर उन पर पिल पड़े। औरतें और बच्चे भी पीछे नहीं रहे, झाड़ुआं ले लेकर टिड्डी दल का सफाया करने लगे। मगर दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। 1000 टिड्डियां मारी जाती तो 10,000 और आ जाती। ऐसा लगता था कि आसमान में एक सुराख हो गया है और उसमें से टिड्डियों की मुसलसल बारिश हो रही है। लाखों टिड्डियां, करोड़ों टिड्डियां, फिर भी मुकाबला करने वालों ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में भी मशालें जला जलाकर दुश्मन पर हमला करते रहे। टिड्डी का मुकाबला करने वालों में सबसे आगे आगे रामू था। दिन भर रात भर उसने न खाया न पिया, न पल भर आराम किया। उसके पड़ोसियों में कोई भी हिम्मत हार जाता और कहने लगता कि इस आसमानी बला का हम मुकाबला नहीं कर सकते, भगवान ही हमें इससे निजात दिला सकता है। तो रामू ललकार कर कहता, अरे मर्द होकर एक ज़रा सी कीड़े से हार मान गए। पूरे 6 महीने खून पसीना एक करके तो ये फसल उगाई है, अब इसे दुश्मन के हवाले कर दे। चलो उठो, हिम्मत न हारो। रामू को तो ऐसा लग रहा था कि ये टिड्डी उसकी ज़ाती दुश्मन है जो उससे उसकी खेती ही नहीं, उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ छीनना चाहती है। उसको ऐसा लगता कि ये टिड्डी उसकी उगाई हुई फसल को ही नहीं चट करना चाहती, बल्कि उस चांदी की हंसली को भी दीमक की तरह खाई जा रही है जो वो लाजों के गले में देखना चाहता है। और कभी कभी तो उसको ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत बड़ी टिड्डी अपने मनहूस पंजे लाजों की नर्म नर्म गर्दन में पेवस्त करके उसका खून पी रही है। और ये सोचते ही वो लाठी लेकर टिड्डी दल पर टूट पड़ता और लोग हैरत से देखते कि रामू में ये बला की ताकत और अनथक हिम्मत कहाँ से आ गई है। और फिर रात भर की मेहनत के बाद सुबह सवेरे जब उन्होंने देखा कि पूरब से एक और टिड्डी दल उड़ता चला आ रहा है, तो एक बूढ़े ने लाठी फेंकते हुए कहा, अब तो भगवान ही हमारी सहायता करे तो हम बच सकते हैं। और उसी लम्हे में उन्होंने आसमान से आती हुई एक घूं घूं की आवाज़ सुनी, जैसे कोई जिन्नाती जसामत की शहद की मक्खी करीब आ रही हो। मगर ये शहद की मक्खी नहीं थी, एक हवाई जहाज़ था जो सरकार ने टिड्डी का मुकाबला करने के लिए भेजा था। देखते ही देखते हवाई जहाज़ ने हवा में एक डुबकी लगाई और उनके खेतों पर से नीचे नीचे उड़ने लगा और उसकी दुम में से निकलकर एक भूरे रंग का बादल सारे खेतों पर छा गया। अब उन्होंने देखा कि गेहूं पर बैठी हुई टिड्डियां टप टप ज़मीन पर गिर रही हैं, दम तोड़ रही हैं। सो रामू की खेती बच गई, उस जैसे और हज़ारों काश्तकारों की खेतियां बच गई। रामू कटाई करता जा रहा था और सोच रहा था, ये नई ताकत जो अब हमारे पास है,
इसके मुकाबले में 100 टिड्डी दल भी आए तो हम उनको शिकस्त दे सकते हैं। और फिर अनाज को गाड़ियों में लाद कर वो मंडी ले गया। सरकारी भाव 15 रुपये मन था, मगर लाला किरोड़ीमल आड़ती ने अपनी तोन सहलाते हुए कहा, फसल टिड्डी से बच गई, इसलिए मंडी में अनाज ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और कीमतें गिर गई हैं। तो क्या आप चाहते थे टिड्डी हमारी फसल को खा जाती तो बेहतर होता? ये तो मैं नहीं कहता, मगर कीमतें ज़रूर बढ़ जाती। अब तो इतना अनाज मंडी में आ गया है कि मैंने तो चंद रोज़ के लिए खरीदी ही बंद कर दी है। और फिर किसी कदर धीमी आवाज़ में कहा, वैसे 12 रुपये देना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर सरकारी रेट तो 15 रुपये मन है। सो तो है, मगर मैंने नहीं कहा अनाज ज़्यादा पैदा हो गया है, हमें ज़रूरत ही नहीं रही। तो मैं लाला बंसीधर के यहाँ ले जाता हूँ, रामू ने कहा और उधर गाड़ी हाँक दी। मगर लाला बंसीधर ने तो वही कहा जो किरोड़ीमल ने कहा था, और जो बंसीधर ने कहा वही लाला शकुनचंद ने कहा। फिर वो लाला किरोड़ीमल के यहाँ वापस आया। वो बोला, घंटे भर में भाव और गिर गया है। ऑस्ट्रेलिया से कई जहाज़ आ गए हैं। अमेरिका में भी फसल बहुत अच्छी हुई है। सारी दुनिया में गेहूं की कीमत गिर गई है। अब तो मैं 11 रुपये मन दे सकता हूँ। और सो रामू को 11 रुपये मन पर ही अनाज बेचना पड़ा। कभी कुछ हो, उसने सोचा लाजो के लिए हंसली ज़रूर लूँगा। बस सेठ मक्खनलाल से बीज के लिए जो कर्जा लिया था वो चुका दूँ। सेठ मक्खनलाल का नाम होना चाहिए था सेठ सोखनलाल। दुबले पुतले, सूखे हुए, पिचके हुए गाल, मगर रुपए देखते ही उनकी मुरझाई हुई आंखों में चमक आ गई। 200 रुपये असल और 24 रुपये सूद सरकारी और 26 रुपये नजराने के गैर सरकारी। जेब हल्की करके रामू आगे चला ही था कि चौधरी मलखान सिंह मिल गया, जो नहर का पटवारी था और काश्तकारों के जीवन में भगवान का दर्जा रखता था। जिसको चाहे पानी दे, जिसको चाहे न दे, चाहे कम पानी दे, चाहे ज़्यादा पानी दे। मलखान सिंह की बड़ी बड़ी मूछें खिजाब से काली की हुई थी और तेल में डूबी रहती थी। किसी काश्तकार जिससे रुपए मिलने की उम्मीद हो, उसे देखते ही ये मूछें लालची कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगती थी। चौधरी मलखान सिंह का कौल था कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जिसका मतलब था कि जितना रुपया नहर पटवारी की जेब में डालोगे उतना ही पानी तुम्हारी खेत में पहुंचेगा। सो रामू ने अगली फसल के लिए पानी का इंतज़ाम कर लिया, मगर उसकी जेब और भी हल्की हो गई। और जब वो सोनामल की दुकान के सामने से गुजरा और शीशे की अलमारी में लटकी हुई हंसली नज़र आई, तो उसने दिल ही दिल में कहा, अगली फसल पर ज़रूर लूँगा, और नज़र झुकाकर गुजर गया। रात हुए घर वापस पहुंचा तो देखा लाजो उसका इंतज़ार करते करते चूल्हे के पास बैठी बैठी ही सो गई। चंगीर में रोटी पकी रखी थी, चूल्हे पर साग की हंडिया धरी थी। वो लाजो को आवाज़ देने वाला ही था कि उसने देखा कि एक परों वाला कीड़ा दीवार पर रेंगता हुआ लाजो की तरफ बढ़ रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। टिड्डी, उसने सोचा, तो अभी सारे टिड्डी दल का खात्मा नहीं हुआ। उसकी उंगलियों में दबी हुई टिड्डी कुलबुला रही थी, फड़फड़ा रही थी, शायद दम तोड़ रही थी, मगर अभी तक जिंदा थी। चिराग की रोशनी में लाया तो उसने देखा कि टिड्डी का पेट न जाने किसका अनाज खाकर फूला हुआ है। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही हैं और उसकी लंबी नुकीली मूछें लालची कुत्ते की तरह दुम हिला रही हैं।